अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं दियान नुमान ही इज अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन पाकिस्तान इन 2022 एग्जाम आईजीसीएसई बिजनेस। तो हम इनसे कुछ सीखते हैं टेक्निक्स पेपर के बारे में। तो ओवर टू यू दियान। Okay, ji, Assalamu alaikum. So, we'll be talking about Edexcel IGCSE business. हम बात करेंगे पर्टिकुलरली पेयरसन एडेक्सल का जो 9 to 1 वाला हमारा बिजनेस का P1 और P2 है, उनके ऊपर हमारे जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पेपर पैटर्न है। जाहिर है, जब हम पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो ये तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बुक को, अपने सिलेबस कंटेंट को कम से कम 3 दफा अच्छे से गो थ्रू कर चुके हो। हमारी जितनी बिजनेस टर्म्स हो वो सारी हमें आती हो, हमारा जितना बिजनेस नॉलेज हो वो सारा हो। लेकिन दरअसल इससे ज्यादा जरूरी बिजनेस जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमारा पेपर आंसर करने का तरीका या हमारा पेपर आंसरिंग स्टाइल है, जिसके बारे में कई बच्चे अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से उनके नंबर कट रहे होते हैं। इसीलिए हम आज व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इज द वे यू आंसर स्पेशली द एसे क्वेश्चंस and the way you cater to the assessment objectives in those questions. तो हम लोग बात शुरू करते हैं। अगर आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आए अब, यस। तो हम लोग बात जी सर। अच्छा, तो इस तरह से है कि एडेक्सेल का बिजनेस जो लोग लेते हैं उनको इस बात का पता होगा कि आपके जो लो टेयर क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, उन सब क्वेश्चंस के अंदर तो आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ही सिर्फ टेस्ट हो रहा होता है। जो 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर वाले सवाल हैं उनके अंदर आपका एनालिसिस और इवैल्यूएशन भी टेस्ट हो रहा होता है। तो हम लोग बहरहाल शुरू करेंगे एक 3 नंबर के सवाल के साथ, जिसके अंदर आप लोगों के जो एप्लीकेशन की बेस है वो काफी बेहतर हो जाएगी। आईजीसीएसई बिजनेस के अंदर जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, 3 मार्क क्वेश्चन इज ऑलवेज कम्स विद द कमांड वर्ड विच इज एक्सप्लेन। Whenever we say explain, explain basically asks us to talk about one impact, one reason, one method, one advantage, or one disadvantage. But we always need to remember that we are talking about one method, one reason. 3 नंबर के सवाल का ये मतलब नहीं है कि हमने 3 अलग अलग रीजंस देने हैं, या ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने 3 अलग अलग एडवांटेजेस देने। ठीक है, 3 नंबर के सवाल का मतलब यह है कि हमने एक ही एडवांटेज देना है और उसको बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट बताना है। इम्पैक्ट कैसे बताना है ये बहुत जरूरी है। हम लोगों ने एक रीजन बताया, हमने इसके बाद बताना है कि ये रीजन एक बेनिफिट क्यों है बिजनेस के लिए, और फिर इसके बेनिफिट होने की वजह से बिजनेस को क्या फायदा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक 3 नंबर का सवाल है जो कहता है कि एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर टू मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 3 मार्क क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर टू मैकडोनल्ड्स। इस सवाल के अंदर हमने डिवीजन ऑफ लेबर का कोई भी एक एडवांटेज सबसे पहले तो अपने माइंड में सोच लेना है, जो कि ऑब्वियसली हमें तब आएगा अगर हमने अपना कोर्स पढ़ा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, हम एक डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज है कि टाइम सेव होगा। अब हमने इस एडवांटेज को एक्सप्लेन करना है, और यहां से मेरी बात बहुत गौर से सुननी है कि हमने इस एडवांटेज को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। यानी कि बिजनेस है, क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू मैकडोनल्ड्स, तो हमें मैकडोनल्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का मतलब हरगिज नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस का नाम क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हो। ये एग्जामिनर ने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है, context is not merely putting the business name or other words from the question in answer। सिर्फ बिजनेस का नाम लिख देना या क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई कोई भी टर्म आंसर के अंदर रिपीट कर देना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए आपको अगर एक बिजनेस दिया गया है तो जिस मार्केट या सेक्टर के अंदर वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, सबसे पहले उसकी उस मार्केट के बारे में सोचिए। उस मार्केट के बारे में आपको जो जो पता है, फॉर एग्जांपल अगर वो रिटेलर है तो वो होलसेलर से कैसे डिफर करता है ये सोचिए। उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है और कितने हैं, वो शॉपिंग मॉल में लोकेटेड है या कि वो एक आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, वो अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, से ई टेलिंग से या कि मैस मीडिया से कम्युनिकेट करता है। इस बिजनेस को स्पेसिफिकली क्या अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और इश्यूज है, ये सब कुछ सोच के आपने इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टेक्चुअलाइज करना है।
चाहे वो 3 नंबर वाला सवाल हो, चाहे वो 6 नंबर वाला हो, चाहे 9 नंबर वाला हो, चाहे 12 नंबर वाला सवाल हो। हम वापस आते हैं अपने 3 नंबर वाले सवाल के की तरफ, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर टू अ बिजनेस सच एज मैकडोनल्ड्स। अब इसके अंदर आप सब लोग नोटिस करें कि अगर हम लोगों ने एक एडवांटेज सोच लिया कि डिवीजन ऑफ लेबर विल सेव टाइम, इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक नॉर्मल एवरेज एप्लीकेशन नहीं करेगा अपने पेपर के अंदर, वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेगा यूजिंग डिवीजन ऑफ लेबर विल सेव टाइम बिकॉज एम्प्लॉयज विल बी डूइंग देयर वर्क क्विकर as they will be more specialized in their tasks which will customers will be served more quickly। इसके अंदर आपने एक रीजन बताया कि एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड होंगे जिसकी वजह से कस्टमर ज्यादा जल्दी सर्व होंगे। इस पूरे आंसर के अंदर एप्लीकेशन नहीं है। अगर यही आंसर, यही और इसका यही सेम इम्पैक्ट अगर हम लोग एप्लीकेशन के साथ लिखेंगे तो ये आंसर कुछ यूं होगा। फिर हम लोग आंसर लिखेंगे कि वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिवीजन ऑफ लेबर will be that employees will work quicker. For example, the employee who fries the buns and the employee who cuts the lettuce will be doing this at a faster pace, due to which the customers will be given their meals in time, covering the concept of fast food। तो अब हम लोग इस आंसर के अंदर ये बता रहे हैं कि हमारे मैकडॉनल्ड्स के जो वर्कर्स जो कि बन को फ्राई करते हैं और जो कि लेटस को कट, हम ज्यादा जल्दी कर रहे होंगे क्योंकि वो यही वाली टास्क कर रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये बता रहे हैं कि वो इसके अंदर स्पेशलाइज होंगे, जिसकी वजह से कस्टमर्स को जल्दी ऑर्डर मिल रहे होंगे, ज्यादा जल्दी उनको उनका चेकआउट हो रहा होगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का कॉन्सेप्ट ही फास्ट फूड का है। तो उनको उनका जो फूड है वो इन टाइम मिल रहा होगा। ये कहने से आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपने एक एडवांटेज भी बताया है डिवीजन ऑफ लेबर का कि टाइम सेव होगा, उसका इम्पैक्ट भी बताया है कि कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, यानी कि उसके 2 लिंकिंग पॉइंट्स दिए हैं। पहला लिंकिंग पॉइंट ये दिया है एम्प्लॉइज ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे जिसकी वजह से कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, दूसरा लिंकिंग पॉइंट। और साथ में एप्लीकेशन भी किया है, फ्राइंग द बंस, चॉपिंग द लेटस एंड कीपिंग इन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट फूड। इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल करके आपने साथ में एप्लीकेशन भी की है। तो 3 नंबर वाले सवाल के अंदर आपने बेसिकली ये याद रखना है कि अगर तो बिजनेस का नाम सवाल में है तो आपने कॉन्टेक्स्ट लाजमी देना है। हाँ, अगर बिजनेस का नाम सवाल में नहीं है, सवाल कहता है एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर टू अ बिजनेस, तो आपने एक जेनेरिक आंसर लिखना है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। तो फिर आपका आंसर सिंपली होगा कि वन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर is to save time because employees are specialized in their tasks, meaning they perform them quicker, which is why customers are served in time। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। एक्सप्लेन हमेशा 3 नंबर के लिए ही आता है। ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा होता है अगर बिजनेस का नाम हो, या फिर अगर ये 6 नंबर का सवाल हो तो ये साथ में एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, हमेशा आपने इसके अंदर सिर्फ एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज, एक मेथड या फिर एक रीजन को एक्सप्लेन करना है। 3 अलग अलग इम्पैक्ट देने का सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि बाकी के जो 2 नंबर होते हैं वो लिंकिंग पॉइंट्स के होते हैं। Candidates need to provide 2 linked strands following on from the identification of one impact, method, advantage, disadvantage। ये नहीं, अगर आपने एक इम्पैक्ट दे दिया उसके बाद आपने उसी की 2 लिंकिंग पॉइंट्स देने हैं, एक उसका रीजन और दूसरा उसका इम्पैक्ट। ये है हमारा 3 नंबर वाला सवाल। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं हमारे 6 नंबर वाले सवाल की तरफ। अच्छा, तो हमारा 6 नंबर वाला सवाल है वो हमेशा एनालिसिस को टेस्ट कर रहा होता है। 6 नंबर वाले सवाल का जो की वर्ड होता है वो होता है एनालाइज। जब हम लोग एनालाइज की बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर का एनालिसिस से मतलब क्या होता है। अगर तो स्टूडेंट को 3 नंबर वाले सवाल का जवाब देना आता है तो इसका मतलब है उसको सवाल का जवाब देना भी आता है, क्योंकि 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर आपने 2 इम्पैक्ट्स, 2 रीजंस, 2 एडवांटेजेस या 2 डिसएडवांटेजेस सोचने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोचने होते। ठीक है, अभी हम एक 6 नंबर वाला सवाल रीड करेंगे तो उससे आप लोगों को ज्यादा बेहतर इसकी समझ आएगी। लेकिन एक 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर आपने हमेशा कोई भी 2 नॉलेज पॉइंट्स अपने जहन में सोच लेने हैं। जैसे
कह रहे हैं कि एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस या एक्सप्लेन द यूजफुलनेस टू दिस बिजनेस ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। तो आपने ब्रेक इवन एनालिसिस यूज करने के जिस जहन में सोच लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इसको इसकी वजह से अपनी मिनिमम आउटपुट पता चल होगी, इस वजह से ये लॉस में नहीं जा सकेगा बिजनेस। ये एक एडवांटेज है। आपने ये एक एडवांटेज सोचना है, इसी तरह का एक और सोचना है, और इन दोनों को बिल्कुल उस तरह एक्सप्लेन करना है जैसे आप एक 3 नंबर के सवाल को विद कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पहला नॉलेज पॉइंट दिया, उसके दो लिंकिंग पॉइंट्स दिए, और ये पूरा आपका जो नॉलेज पॉइंट एंड टू लिंकिंग पॉइंट्स ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। इसके साथ एप्लीकेशन होनी चाहिए, और एप्लीकेशन क्या है वो हम अभी देखेंगे भी सही। तो इसके साथ एप्लीकेशन होनी चाहिए, और इसी तरह दूसरा नॉलेज पॉइंट और उसके दो लिंकिंग पॉइंट्स। तो सवाल के ऊपर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एनालिसिस जो है इट इज बेसिकली फॉर कैंडिडेट्स टू शो interconnecting points. Interconnecting points means chains of reasoning. Okay, you give a knowledge point and then you build a chain of reasoning. Okay, this is the reason for this knowledge point and this is the impact of this knowledge point. So that's how you use the interconnected points. Interconnected points का मतलब है कि आपने कहना है कि as a result of this, this is because of this, such as, इस तरह के जो words आपने use करने, they are going to act as a steer to the examiner that okay, now this person is moving on to the impact or now he's moving on to the result. और अक्सर जब एक 6 नंबर वाला सवाल हम लिखते होते हैं तो उसके अंदर एक सेफ स्ट्रेटेजी ये होती है, नॉलेज पॉइंट दे दिया, उसके बाद आप कहें दिस इज बिकॉज, और दिस इज बिकॉज वाले सेंटेंस के बाद आप कहें बिकॉज ऑफ विच। इसका बेसिकली मतलब ये है, अगर आपने एक पहला एडवांटेज दे दिया, अगर हम उसी डिवीजन ऑफ लेबर वाले को ले लें कि दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज गोइंग टू सेव टाइम फॉर द बिजनेस, दिस इज बिकॉज द एम्प्लॉयज आर गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड इन देयर जॉब्स, आप रीजन बता रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर्स विल बी सर्व क्विकर। तो जो दिस इज बिकॉज वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा आपको आपके एडवांटेज का रीजन बता रहा होता है कि ये एक एडवांटेज बिजनेस के लिए एक एडवांटेज वाकई में क्यों है। और बिकॉज ऑफ दिस के जरिए आप बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि इस एडवांटेज की वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है कि बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा, सेल्स इंक्रीज हो रही होंगी, मार्केट शेयर, वैल्यू ऐड हो रही होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही होगी, एम्प्लॉय हो रहा होगा। इस तरह से कुछ भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के बाद आप लॉन्ग टर्म, एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो रहा होगा जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से आप एक पूरी चेन ऑफ रीजनिंग भी बना सकते हैं। एक 6 नंबर के सवाल के अंदर जो एनालिसिस के पूरे नंबर लेने के लिए, यानी कि लेवल 3 के ऊपर स्कोर करने के लिए, क्योंकि 6, 9 और 12 नंबर वाले सवाल के अंदर लेवल्स बेस्ड मार्किंग होती है, तो लेवल 3 के ऊपर स्कोर करने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 5 डिटेल्ड स्ट्रैंड्स दे रहे हो। स्ट्रैंड्स चेन ऑफ रीजनिंग के अंदर जब आप एक चीज बताते हैं कि दिस इज द नॉलेज पॉइंट, ये एक स्ट्रैंड है, नॉलेज पॉइंट के बाद उसका रीजन ये दूसरी स्ट्रैंड है, उसका इम्पैक्ट तीसरी स्ट्रैंड है, इम्पैक्ट के बाद उसके प्रॉफिट्स का इंक्रीज होना ये चौथी स्ट्रैंड है। तो एक परफेक्ट आंसर सॉरी, एक परफेक्ट आंसर के अंदर 5 लिंक स्ट्रैंड्स होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पलर रिस्पॉन्स को। एग्जाम्पलर रिस्पॉन्सेस देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपको पता चलता है हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू मार्क योर आंसर्स एंड एग्जामिनर यू कैन रीड द एग्जामिनर कमेंट्रीज ऑन सर्टेन आंसर्स। तो हम यहाँ से एक 6 मार्क वाला क्वेश्चन रीड करते हैं और हम देखते हैं कि वो उसके अंदर और क्या बेहतर किया जा सकता। अच्छा, ये बहुत फेमस पेपर है, बैकयार्ड शूज वाली केस स्टडी इसी पेपर से ली गई है। असल में एग्जाम्पलर है ही सिर्फ इस पेपर के लिए, इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक 6 नंबर वाला सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर एग्जामिनर ने एक्चुअली कैंडिडेट को 6 आउट ऑफ 6 दिए हुए हैं, ताकि हम इस तरह के आंसर्स बेसिकली मैं चाह रहा हूँ रीड कर सकें जिनके अंदर हमें 6 आउट ऑफ 6, 9 आउट ऑफ 9 और 11, 12 मिले हुए हैं। वो 6 आउट ऑफ 6 वाला आंसर जरा मुझे ढूंढने दें। हाँ जी, ये रहा वो आंसर। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन
analyze the importance to backyard shoes of satisfying customer needs. Now we can deduce from the question that okay, we understand backyard shoes is it's obviously is going to be a company which is manufacturing shoes, or let's say some other leather accessories at most. सही है, तो हमने इसके अंदर जो एप्लीकेशन करनी है हमारी एप्लीकेशन अभी यहीं से ही हमारे माइंड में आ जानी चाहिए that if we're talking about backyard, we're talking about customer needs. When you go and buy a shoe, what is your need? You're looking for good quality leather, or you're looking for good quality metal in the brooch, or you're looking for a good sole. ठीक है तो हम फॉर एग्जांपल अभी तो हमने इसकी केस स्टडी नहीं पढ़ी, लेकिन अगर हम केस स्टडी रीड करें तो हम उसमें से ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि बैकयार्ड शूज जो है वो लेट्स इंपोर्ट करता है, वो इस चीज को अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर हाईलाइट कर सकता है कि द इम्पोर्ट द कस्टमर्स व्हिच इज गोइंग टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। हमने यहाँ से अपने एप्लीकेशन माइंड पॉइंट उसी वक्त सोच लेने हैं जिस वक्त हम अपने सवाल को रीड कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस आंसर को पढ़ेंगे, backyard shoes of meeting customer needs। आंसर कहता है if shoes meets the demands of satisfying customers। याद रखना है कि 6 नंबर वाले सवाल, 9 नंबर वाले सवाल, 12 और इन दोनों में 6 नंबर वाले सवाल और 9 नंबर वाले सवाल में नॉलेज के कोई नंबर नहीं होते। बिजनेस में, ओ लेवल बिजनेस में ना तो 6 नंबर वाले सवाल में नॉलेज के नंबर होते हैं, ना तो 9 नंबर वाले सवाल के अंदर होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको डेफिनेशन के साथ अपना आंसर शुरू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओ लेवल इकोनॉमिक्स में है, लेकिन बिजनेस के अंदर आपको डेफिनेशन से आंसर शुरू करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन देना वेस्ट ऑफ टाइम है, डेफिनेशन देना वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए आपने हमेशा डायरेक्ट लिखना शुरू करना है। आपने अपने पहले एडवांटेज से शुरू करना है और फिर आपने दूसरे एडवांटेज के ऊपर आना है। ठीक है। हाँ, अब अगर नॉलेज के नंबर ही नहीं है तो आपके जहन में यह सवाल आएगा कि फिर हम जो बिजनेस की टर्म्स इसके अंदर यूज करेंगे, जो हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में बताएंगे, तो उन सारी चीजों के नंबर हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो उन सब चीजों के नंबर हमें एप्लीकेशन के मार्क्स के अंडर मिलेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का एक हिस्सा ये भी होता है कि हम अपने बिजनेस टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो गिवन सिनेरियोज के अंदर। तो ये जो हम लोग में मिलेंगे, ना कि हमें नॉलेज की अंडर ये मार्क्स मिलेंगे। तो 6 नंबर वाले सवाल में हम डेफिनेशन देंगे, ना तो 9 नंबर वाले सवाल के अंदर हम डेफिनेशन देंगे। जवाब रीड करना शुरू करते हैं। इफ बैकयार्ड शूज मीट्स द डिमांड्स ऑफ सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, the customer to believe that backyard shoes products, example shoes, are very high quality। तो ये हमारा नॉलेज पॉइंट है। नॉलेज पॉइंट ये कहता है कि कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने का फायदा ये होगा कि सबको ये लगेगा कि बैकयार्ड शूज के प्रोडक्ट्स वेरी हाई क्वालिटी है। यहाँ पे उसने क्या लिखा? बैकयार्ड शूज प्रोडक्ट्स एग्जांपल शूज। एग्जांपल शूज लिखना एप्लीकेशन की एग्जांपल है, जाहिर है क्योंकि बिजनेस शूज बनाता है। And it builds trust links with their customers so that they are more loyal। अब क्योंकि हाई क्वालिटी होगी इस वजह से कस्टमर्स जो है वो ज्यादा लॉयल होंगे। यहाँ पे उसने एक लिंक बनाया है, ये उसका लिंकिंग पॉइंट है। ठीक है, ये उसका लिंकिंग पॉइंट है कि क्योंकि कस्टमर नीड सेटिस्फाई हो रही होंगी, लोग पीपल विल थिंक दैट द शूज आर हाई क्वालिटी, because of which the customers will be more loyal। As more customers are satisfied, backyard shoes would gain popularity through the spreading of mouth of customers। They would help this business build a good, well-known brand name। ठीक है, यहाँ पे वो अगला सॉरी यहाँ पे वो अगला लिंकिंग पॉइंट ये दे रहा है कि क्योंकि कस्टमर ज्यादा लॉयल होंगे, वो वर्ड ऑफ माउथ से बैकयार्ड शूज को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को रेकमेंड करेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करेगा। पॉपुलैरिटी गेन करेगा विच इज गोइंग टू हेल्प द बिजनेस बिल्ड अ गुड वेल नोन ब्रांड नेम। यहाँ पे हमारा पहला जो स्टेंजा है आंसर का वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे उसने बस लास्ट इंपैक्ट एक बताया है, इट विल इंक्रीज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये वो ना भी बताता तो खैर थी, क्योंकि वो 2 लिंकिंग पॉइंट से ज्यादा ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन इस पार्ट ऑफ द आंसर के अंदर हम लोग अगर एक चीज बेहतर कर सकते थे तो वो एक चीज क्या है जो हम लोग बेहतर कर सकते हैं? इस पार्ट ऑफ द आंसर के अंदर हमारे लिंकिंग पॉइंट्स एक्चुअली अच्छे हैं। हमारे लिंकिंग पॉइंट्स में कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने नॉलेज पॉइंट भी दिया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ हायर क्वालिटी। हमने भी दिया है कि दिस इज गोइंग टू मीन पीपल आर मोर लॉयल एंड दे आर गोइंग टू स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ व्हिच इज गोइंग टू make the business more popular and it's going to have a better brand name।
ये सारे हमने लिंकिंग पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन थोड़ी सी बेहतर कर सकते थे। हम ये कह सकते थे कि द क्वालिटी ऑफ द लेदर इज गोइंग टू बी अ हाई क्वालिटी। हम ये कह सकते थे कि customers are going to recommend the comfort of the shoes to friends and family। या हम ये भी कह सकते थे कि the materials used in making the shoes, for example the stitching and the metals and the cobblers are going to make the shoes in a handmade features which is going to satisfy the customers। तो हम इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर कर सकते थे जो कि हमारी केस स्टडी से रेलेवेंट होती। अब हम दूसरा नॉलेज पॉइंट देते हैं। Their costs are also decreased because Backyard Shoes got free advertising through their loyal customers। अब बिजनेस के 6 नंबर वाले सवाल के अंदर ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने अगले पॉइंट को पिछले पॉइंट से लिंक कर सकते हैं, अपने पहले एडवांटेज को अपने दूसरे एडवांटेज से लिंक कर सकते हैं। इसकी वजह से बल्कि आपका आंसर ज्यादा होल नजर आता है, एक ज्यादा फुल सर्कल नजर आता है। जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे किया कि उसने कहा कि क्योंकि मैंने ऊपर कहा है कि कस्टमर्स एक दूसरे को रेकमेंड कर रहे हैं हमारा बिजनेस, जिसकी वजह से फ्री एडवर्टाइजिंग हो रही है, हमारी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट हो जाएगी। This again would help their total revenue to increase, although there are lots of competitors near the busy shopping center। अब इस वाले पैराग्राफ के अंदर एप्लीकेशन अच्छी है क्योंकि उसने ये बात केस स्टडी से ली है कि बैकयार्ड शूज इज लोकेटेड इन अ शॉपिंग सेंटर। इसीलिए एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बिजनेस का नाम या बिजनेस के बारे में कोई वर्ड्स आंसर के अंदर लिखने हैं, बल्कि आपने उसकी लोकेशन, कंपेटिटर्स, मार्केट सबको डिस्कस करना है, अपने आंसर के अंदर कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। तो क्योंकि वो शॉपिंग सेंटर में लोकेटेड है, वहां पे कंपेटिटर्स भी हैं, तो ये एक मसला हो जाएगा एडवर्टाइजिंग की वजह से। इस वाले पार्ट के अंदर हमारे लिंकिंग पॉइंट्स थोड़े से वीक है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ठीक है। जबकि इस वाले पार्ट के अंदर, ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमारे लिंकिंग पॉइंट्स काफी बेहतरीन है, लेकिन हमारी थोड़ी सी वीक है। इसी वजह से ये दोनों चीजें क्योंकि एक दूसरे को सेट ऑफ कर रही है, एप्लीकेशन और एनालिसिस, एग्जामिनर ने हमें इस सवाल के अंदर पूरे नंबर दिए हैं, 6 आउट ऑफ 6 दिए। ठीक है, एग्जामिनर को मेंबरशिप पर लेते हैं। दिस रिस्पांस इज रेफर टू द सिनेरियो गिवन थ्रू आउट द बिजनेस नेम बट एडेड कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो एग्जामिनर इस बात पे खुश है कि जो स्टूडेंट है उसने ना सिर्फ बिजनेस का नाम नहीं डिस्कस किया, बल्कि उसने कॉन्टेक्स्ट डाला है अपने आंसर्स के अंदर, बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, उसका शॉपिंग सेंटर में होना, उसका शूज का बनाना। द रिस्पॉन्स शोज डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। This candidate has outlined valid points and linked them well with logical chains of reasoning, as well as explaining the effects these can have on the business। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट हमने यहाँ तक ये बात सीखी है कि जो 6 मार्क वाले क्वेश्चन को आंसर करने का स्टाइल है, उसके अंदर हम लोग डेफिनेशन नहीं देते, हम अपने पहले इम्पैक्ट से शुरू करते हैं, उसके लिंकिंग पॉइंट्स देते हैं विद एप्लीकेशन, अपना दूसरा इम्पैक्ट देते हैं, उसके लिंकिंग पॉइंट विद एप्लीकेशन। सही है। और इसके बाद ऑब्वियसली हमें एक कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं होती। 6 नंबर वाले सवाल के अंदर कोई कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने 2 एडवांटेजेस देने हैं और उन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है, या 2 डिसएडवांटेजेस देने हैं और उन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। 6 नंबर पूरे। कंक्लूजन देने से या डेफिनेशन देने से, दोनों चीजों से टाइम। अब हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के सवाल की तरफ। जो 9 मार्क क्वेश्चन होता है, 9 मार्क क्वेश्चन का कीवर्ड हमेशा होता है जस्टिफाई। क्वेश्चन इज ऑल टू जस्टिफाई। इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों को बहुत मसला होता है जब हम 9 मार्क क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके फॉर्मेट के अंदर लिखने के लिए भी काफी मसला होता है, जिसका एक इजी फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको जरा देख लेते हैं कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है। जस्टिफाई क्वेश्चन हमेशा 9 मार्क्स का आता है, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन को टेस्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 मार्क क्वेश्चन और 9 मार्क क्वेश्चन में नॉलेज के कोई नंबर नहीं होते। 9 नंबर वाले सवाल के अंदर भी अगर आप डेफिनेशन देंगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आपने डायरेक्ट उस ऑप्शन, जौन सी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, आपका आंसर हमेशा शुरू होना चाहिए बाय यूजिंग ऑप्शन 1। अगर आप ऑप्शन 1 चूज कर रहे हैं तो बाय यूजिंग ऑप्शन 1, अगर आप ऑप्शन 2 चूज कर रहे हैं तो बाय यूजिंग ऑप्शन 2। ठीक है, आपने डेफिनेशन देके टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम भी वेस्ट होगी और होगा और जगह भी वेस्ट होगी। अच्छा, ये वाला जो सवाल होता है जस्टिफाई वाला, इसके अंदर हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, 2 ऑप्शंस होती हैं। इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स आपने देने हैं। यहाँ पे देखें वो डिटेल्ड इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स के लिए यू नीड टू गिव एटलीस्ट 5 लिंक्ड स्ट्रैंड्स। अगर आपके आंसर के अंदर, यानी आपके पूरे आंसर के अंदर कम से कम 5 लिंक्ड स्ट्रैंड्स है,
यानी कि रीजन, इम्पैक्ट, आपके जो एनालिसिस वाली स्ट्रैंड्स है, नॉलेज पॉइंट के बाद एक रीजन और उसका इम्पैक्ट, रीजन और इसका इम्पैक्ट। अगर आपकी 5 लिंक्ड स्ट्रैंड्स आंसर के अंदर है तो फिर आपका आंसर के अंदर डिटेल्ड इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं, फिर आप लेवल 3 पे जाते हैं। अगर आपके 2, 3 या 4 लिंक्ड स्ट्रैंड्स हैं तो वो सिर्फ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है, आप लेते हैं। ठीक है, तो 5 लिंक्ड स्ट्रैंड्स पे होना बहुत जरूरी है। 9 मार्क वाले क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, ये हम अभी देखते हैं एक 9 मार्क वाले क्वेश्चन को रीड करके। तो इसी का ही बैकयार्ड शूज का ही एक हम लोग 9 मार्क वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन मैं वो वाला ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं 9 आउट ऑफ 9 मिले हुए हैं। यहाँ पे है ऐसा एक क्वेश्चन, अच्छी तरह याद है। अच्छा जी, ये लग रहा है मुझे वो क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को ये तसल्ली होनी चाहिए, क्योंकि 9 मार्क वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट जब भी स्टूडेंट्स को किसी को भी समझाया जाए, स्टूडेंट्स फिर भी डाउटफुल होते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नहीं, हम तो ये करेंगे कि हम सबसे पहले पहली ऑप्शन के सारे एडवांटेजेस बताएंगे, उसके सारे डिसएडवांटेजेस बताएंगे, फिर दूसरी ऑप्शन के सारे एडवांटेजेस बताएंगे, सारे डिसएडवांटेजेस बताएंगे, क्योंकि हमें सेफ। यहाँ पे आपको तसल्ली होनी चाहिए कि एग्जामिनर ने खुद इस आंसर के ऊपर 9 आउट ऑफ 9 दिए हैं, तो जरूरी नहीं है ये सारी एक्सरसाइज करना जो आप करने का सोच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। In order to start selling shoes to men and children, Backyard Shoes will need additional finance. The owners are considering the following 2 options. Option 1, crowdfunding. Option 2, overdraft. आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्राउड फंडिंग ही ठीक ऑप्शन है या ओवरड्राफ्ट भी ठीक ऑप्शन है। आप जौन सी भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, आपने ये बात जस्टिफाई करनी है कि वो ऑप्शन से बेहतर है। मेरी इस बात को गौर से सुने कि जौन सी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं वो दूसरी ऑप्शन से बेहतर है। इसके लिए आपको जौन सी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस बताने हैं, और जौन सी ऑप्शन आप नहीं चूज कर रहे उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं, क्योंकि आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ऑप्शन दूसरी ऑप्शन से बेहतर है। हाँ, अब बच्चे पैरानॉइड होते हैं कि नहीं हमें दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना है। तो इसका आसान हल ये है कि जौन सी ऑप्शन आप चूज करें, फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन 1 चूज करें, आप ऑप्शन 1 के सारे एडवांटेजेस बताएं, यानी मतलब उसका एडवांटेजेस बताएं और एक्सप्लेन करें। उसको एक्सप्लेन किया, दूसरा बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद उसका एक डिसएडवांटेज बताएं विदाउट एक्सप्लेनेशन। जैसे एक जुमले में उसका डिसएडवांटेज लिखें कि ऑल दो दिस इज अ डिसएडवांटेज, कि उसका एक ये डिसएडवांटेज है लेकिन उसके ये जिनको आपने एक्सप्लेन किया है। और फिर ऑप्शन 2 के डिसएडवांटेजेस सारों को एक्सप्लेन करें और उसका कोई एक एडवांटेज एक जुमले में बताएं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ये इसको करने का तरीका है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इस आंसर के अंदर इस बच्चे ने क्या किया जो उसको 9 आउट ऑफ 9 मिले। तो जी आंसर कहता है, अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट शुरू किया है ऑप्शन 1 से। मैं आपको आसान हल बता रहा हूँ कि आपने शुरू करना है बाय यूजिंग ऑप्शन 1 द बिजनेस विल गेट अ प्लान। अपने फ्रेज करना है आंसर को। तो बैकयार्ड शूज शुड चूज ऑप्शन 1 सिंस क्राउड फंडिंग वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिटेलर टू रेज अ लार्ज सम ऑफ फंड्स। ये क्या है, आपका एडवांटेज है कि क्राउड फंडिंग करनी है, नॉलेज पॉइंट है कि इसकी वजह से बता देंगे। Therefore, more money could be earned in large quantities, enabling the business to develop the packaging. ये याद रखना कि एप्लीकेशन तो पूरे आंसर में करनी है। डेवलप द पैकेजिंग ऑफ मेंस शूज। अब इसकी एप्लीकेशन पिछले 6 नंबर वाले सवाल से कितनी बेहतर है, क्योंकि उसने कहा है शूज जो है उनकी पैकेजिंग करने के ऊपर ये पैसा काम आएगा, और टू यूज अदर मेथड्स ऑफ सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉलेज शो हो रहा है कि बिजनेस ये पैसा ई टेलिंग के अंदर भी लगा सकता है, क्योंकि जाहिर है कि रिटेल बिजनेस है। विच कैन अलाउ द बिजनेस टू टारगेट अ मच वाइडर मार्केट। ये इसका लिंकिंग पॉइंट है। नॉलेज पॉइंट क्या था कि रिटेलर के पास लार्ज सम ऑफ फंड्स आएंगे। नॉलेज पॉइंट क्या है कि इसकी वजह से, सॉरी लिंकिंग पॉइंट क्या है कि इसकी वजह से एक वाइडर मार्केट टारगेट हो सकेगी। दिस इंश्योर्स, ये सेकंड लिंकिंग पॉइंट है, this ensures that there is sufficient money compared to an overdraft where a set limit is decided by the bank. ठीक है, अब गौर से देखें यहाँ पे इस बच्चे ने किया क्या है। उसने ये ऑप्शन चूज किया, उसने उसका एडवांटेज दिया और उस एडवांटेज को एक्सप्लेन किया विद एप्लीकेशन।
कि मैं अपनी जो ऑप्शन चूज कर रहा हूँ क्राउड फंडिंग, उसकी वजह से लार्ज सम ऑफ फंड्स आएंगे, जिसकी जो पैकेजिंग में लग सकते हैं, जिसकी वजह से एक वाइडर टारगेट मार्केट जो है आपकी वो रीच होगी। और उसके बाद जौन सी ऑप्शन वो नहीं चूज करा, उसने उसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं कि ये ओवरड्राफ्ट से बेहतर है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट के अंदर एक सेट लिमिट होता है। मोर ओवर एंड ओवरड्राफ्ट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। ये उसने फिर से ओवरड्राफ्ट के डिसएडवांटेज बताया है। तो आपने ये याद रखना है कि जौन सी ऑप्शन आप चूज करें, आपने उसके एडवांटेजेस बताने हैं, और जौन सी आप नहीं चूज करें, उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। मोर ओवर एंड ओवरड्राफ्ट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एज इंटरेस्ट रेट्स मे बी हाई। ये क्या हुआ? एक सेकंड। अच्छा, moreover, an overdraft can be very expensive as interest rates may be high. This would mean that more monthly cash leakages from the business would limit the amount of money to be warehousing or insurance of the new and unique footwear. अब उस बच्चे ने याद दिलाया एग्जामिनर को कि मैं एप्लीकेशन सिर्फ पहले पैराग्राफ में करके बाद में भूल नहीं गया, एप्लीकेशन मेरे पूरे आंसर में कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ऊपर उसने जो एक आपका एडवांटेज अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था क्राउड फंडिंग का, उसके अंदर भी उसने एप्लीकेशन की पैकेजिंग ऑफ मेंस शूज, और नीचे उसने जो डिसएडवांटेज एक्सप्लेन किया ओवरड्राफ्ट का, उसमें भी उसने एप्लीकेशन की वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस ऑफ द न्यू एंड यूनिक फुटवेयर। Thus, the business may have to use other external sources of finance like debentures, which would affect the stability since a collateral would be needed and increase its debt. इसकी यहाँ पे उसने अपना एडिशनल नॉलेज झाड़ने की कोशिश की है कि अगर ओवरड्राफ्ट वो लेता है, उसकी वजह से एक्सपेंसिव भी होगा, जाहिर है, कैश लीकेजेस भी ज्यादा होंगी, और उसकी वजह से आपको और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी लेनी पड़ सकती हैं, और जिसके अंदर आपको कोलैटरल भी चाहिए हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने ये बात की, ध्यान इस बात पे देना है कि अब तक वो क्या कर रहा है, जौन सी ऑप्शन को चूज कर रहा है उसके एडवांटेजेस बता रहे हैं, और जौन सी नहीं चूज कर रहा उसके डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। मैं ये बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, however, if the retailer uses crowdfunding, then every investor would own a share in the business. This could result in a loss of central control, as the investors may have different objectives and may want to continue only selling shoes and handbags for ladies. In addition, the business would have to inform the members, funding the venture of every step and action of progress on selling the men's shoes. Thus, if customers do not like the new shoes, then it would have bad publicity for the retailers, and the members would refuse to continue investing. यहां पर उसने क्या किया है, वो ऑप्शन वन के सारे एडवांटेजेस बता चुका था, ऑप्शन टू का सारे डिसएडवांटेजेस बता चुका था। इसके बाद उसने सोचा कि मैं ऑप्शन वन का डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, क्योंकि एक तो उसके पास जगह बची हुई थी। तो उसने ऑप्शन वन का डिसएडवांटेज ये बताया कि क्राउड फंडिंग यूज करते हुए द इन्वेस्टर वुड ओन अ शेयर ऑफ द बिजनेस। ये करने करने में और इसको एक्सप्लेन करने करने में रह ये जाएगा कि वो ओवरड्राफ्ट का एडवांटेज नहीं बता सकेगा, जो कि वो इस आंसर में नहीं बता सका। इसीलिए जो स्ट्रेटेजी हमें अपना लेनी चाहिए है कि जौन सी ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करें, जौन सी के साथ हम नहीं जा रहे उसके को एक्सप्लेन करें, और उसका एक एडवांटेज मेंशन कर दें, और जौन सी ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं उसका एक डिसएडवांटेज मेंशन कर दें। जैसे अगर हम यहां तक इसको मेंशन कर देते हैं कि दिस कुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ कंट्रोल एज इन्वेस्टर्स में हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, तो दिस वुड हैव बीन एनफ। ठीक है, अच्छा, अब 9 नंबर वाले सवाल में भी 6 नंबर वाले सवाल की तरह 9 नंबर वाले सवाल के अंदर भी कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपने 2 लाइनों के अंदर ये बताना होता है कि आप जौन सी ऑप्शन चूज कर रहे हो दैट इज बेटर देन द अदर ऑप्शन, और कोई ना कोई ऐसी बात जो आपने ऊपर बाकी के आंसर में ना बताई हो। कंक्लूजन नहीं है ये, इसको इवेल्युएशन या कंक्लूजन या जजमेंट नहीं कहते। ये सिर्फ 2 लाइनें हैं जो बता रही हैं कि आपकी ये वाली ऑप्शन दूसरी से सुटेबल क्यों है। One is more suitable since a very large amount of money is needed and the value of the men's shoes to reduce the risk of failure of the new product. यहाँ पे उसने बताया ऑप्शन वन इज मोर सुटेबल, जस्टिफाई कर। और एक ऐसी बात जो उसने बाकी के आंसर में नहीं बताई थी कि हमारा पर्पस क्या है इन पैसों को लेने का, कि वी नीड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर, क्योंकि हम तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या एक मेंस के शूज के अंदर वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमें रिस्क ऑफ फेलियर रिड्यूस करना है, हमें ज्यादा बड़ी अमाउंट चाहिए, ही सुटेबल होगी। यहाँ पे उसने जस्टिफिकेशन दी है। सही है, तो ये हमारा 9 नंबर वाला सवाल हो गया। इसके अंदर भी हमें जाहिर डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन की हाँ जरूरत Diyan, है, may 2 I, लाइनें। Diyan, may I interfere here?
Because this is a 40-minute class limit, na, so the 1 minute and 41 seconds are left only. So what we can do, we can restart the class and we can discuss the 12 marks question. Okay, sir. Okay. Okay, so we have discussed the 9 mark question. So जल्दी से इसको go through कर लेते हैं कि जो 6 mark और 9 mark वाला question है उन दोनों के अंदर we don't have points for knowledge, तो हमें definition देके time waste करने की जरूरत नहीं है. We are going to start directly with the answer. 6 mark वाला question के अंदर हमने कोई भी दो advantages, disadvantages, method सोचने हैं और उन दोनों को explain करना है with 2 linking points and application, यानी कि हमारा answer जो है वो context में होना चाहिए. तो ये 9 mark वाले क्वेश्चन के अंदर जौन सी ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं उस ऑप्शन के एडवांटेजेस, जौन सी ऑप्शन हम नहीं चूज कर रहे हैं उस ऑप्शन के डिसएडवांटेज दोनों अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने हैं. और उसके बाद जौन सी ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं उसका एक आधा एडवांटेज एक दो लाइनों में एक्सप्लेन करके एक छोटी सी कंक्लूजन नहीं होगी, वो बेसिकली ऐसे दो सेंटेंसेस होंगे जिसके अंदर हम ये प्रूव कर रहे हो कि जौन सी ऑप्शन हम चूज करें वही बेहतर है, बिकॉज बिजनेस का एम ये है, बिजनेस जो करना चाह रहे हैं उसके अंदर दिस इज गोइंग टू गिव इट एन एज, बिकॉज बिजनेस की करंट सिचुएशन ऐसी है. इस तरह का कोई भी कॉन्टेक्चुअल पॉइंट जिसकी वजह से दिस ऑप्शन इज बेटर देन द अदर ऑप्शन, अगर आपके आंसर के अंदर ये सब कुछ है तो आपका 9 नंबर वाला आंसर जो है वो एक बेहतरीन आंसर है. यहाँ पे हम एग्जामिनर के कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हमने नहीं रीड किए थे. तो एग्जामिनर कहता है दिस रिस्पॉन्स शोज डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स नॉलेज थ्रू आउट द रिस्पॉन्स. देयर इज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ and the issues the business might face for when deciding between each option with clear context of the business throughout. ये जहां पे एग्जामिनर देखना चाह रहा होता है ना कि बिजनेस क्या इश्यूज फेस करेगा दोनों ऑप्शन में डिसाइड करने के लिए, सिर्फ इस वजह से आपको जौन सी ऑप्शन आप चूज कर होते हैं उसके भी डिसएडवांटेजेस देने पड़ते हैं. वरना जस्टिफाई के अंदर अपनी ऑप्शन के एडवांटेजेस दूसरे ऑप्शन के डिसएडवांटेजेस ये दिखाने के लिए कि क्या इश्यूज बिजनेस फेस करेगा, इसलिए आप उस ऑप्शन के डिसएडवांटेजेस देते हैं. जैसे इस बच्चे ने बताया कि उसको क्राउड फंडिंग करते हुए सबको एक शेयर देना पड़ेगा जिसकी वजह से इस तरह क्या उसको इशू फेस आएगा. द कैंडिडेट हैज शोन अ वेल बैलेंस्ड आर्गुमेंट. वेल बैलेंस का मतलब है कि उसने दोनों ऑप्शंस को कंसीडर किया है, दोनों ऑप्शंस के बारे में बात की है, between the two finance options and how this will impact on the business. This response demonstrates detailed points with logical chains of reasoning. This candidate has shown they are able to make a judgment with clear justification. ये लास्ट टू लाइन जिसके अंदर आप ये जजमेंट दे रहे होते हैं, ये जजमेंट पैराग्राफ नहीं है लेकिन जिसके अंदर आप ये प्रूव कर रहे होते हैं कि दिस ऑप्शन इज बेटर देन द अदर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका नंबर होता है जो कि हमने यहाँ पे देख ही लिया. आगे चलते हैं 12 मार्क क्वेश्चन की तरफ. 12 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे हम जरा एक मुख्तसर सा ही उसको रीड करेंगे, उसको बल्कि एक और में रीड करेंगे. यहाँ पे हम बस इसको देख लेते हैं. एक 12 मार्क क्वेश्चन का पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. 12 मार्क क्वेश्चन का बेसिकली जो कीवर्ड होता है वो होता है इवैल्यूएट. 12 मार्क क्वेश्चन वो वाहिद सवाल है आईजीसीएसई बिजनेस के अंदर जिसके अंदर आपके सारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स टेस्ट हो रहे होते हैं, यानी कि आपका नॉलेज भी टेस्ट हो रहा होता है, भी एनालिसिस भी इवैल्यूएशन भी, यानी कि इसके अंदर आपको डेफिनेशन देने की भी जरूरत है, आपको अपने एडवांटेज के साथ लिंकिंग पॉइंट्स देने की भी जरूरत है, आपको एप्लीकेशन उसको कॉन्टेक्स्ट में भी लाने की जरूरत है और एंड में आपको एक लंबा चौड़ा कंक्लूजन का पैराग्राफ भी देने की जरूरत है. इवैल्यूएट बिजनेस इंफॉर्मेशन टू मेक रीजन जजमेंट्स. जजमेंट्स जब हम कहते हैं तो हम एक जजमेंट पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसको कंक्लूजन कहेंगे. AO4 is found in both the 9 marks question and the 12 mark question. Evaluation जो है, evaluation में focus on the long term. अब यहाँ से आपने ये सीखना है कि आपकी जो evaluation है, आपकी जो conclusion के points है उनमें आना क्या चाहिए. They can have the long term impact of whatever the issue may be. उसका long term impact क्या होगा, कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन आंसर में. नई इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका आपने ऊपर जिक्र ना किया हो. इसको उसने और डिटेल में भी बताया कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिवॉर्डेड फॉर सिंपली रीफ्रेजिंग व्हाट दे हैव ऑलरेडी सेड. इसका मतलब ये कि आपको कोई नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करना जरूरी है जब आप अपनी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं. तो हम लोग वापस चलते हैं उस आंसर की तरफ जिसको हम लोग देख रहे थे फॉर द 12 मार्क क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च टू should use the information provided as well as your own knowledge of business. यहाँ पे इसका एक बहुत मुख्तसर सा जवाब लिखा हुआ है लेकिन
इस जवाब के ऊपर एग्जामिनर ने बच्चे को 10 आउट ऑफ 12 दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इन आंसर्स के अंदर 6, 9, 12 मार्क वाले आंसर्स के अंदर इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी इतना मैटर नहीं कर रही होती जितनी आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर कर रही होती है। तो स्टूडेंट शुरू करता है, प्राइमरी मार्केट रिसर्च मींस दैट गैदरिंग सच डेटा दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। उसने शुरू किया प्राइमरी मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन से, क्योंकि नॉलेज के नंबर होते हैं 12 नंबर के सवाल में। सो दैट बैकयार्ड शूज कुड बी एबल टू कलेक्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, ये उसका पहला नॉलेज पॉइंट है, एडवांटेज है, विद लेटेस्ट चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ इट्स कस्टमर्स, सो दैट बैकयार्ड शूज कुड make decisions on availability of those latest designs of shoes and clothes so that it would attract customers and improve sales revenue. लेटेस्ट डिजाइन ऑफ शूज एंड क्लोथ्स, ये क्या है? ये हमारा एप्लीकेशन पॉइंट है, जाहिर है। अच्छा, फैशन एंड टेस्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि उसने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है कि शूज की मार्केट के अंदर आपके चेंजेस को एक ही फैक्टर ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा आपकी डिमांड को, वो फैशन एंड टेस्ट है। ऑल्सो अब वो सेकंड पॉइंट की तरफ चला गया, क्योंकि इसका उसने पहला लिंकिंग पॉइंट दे दिया कि डिजाइन में हेल्प करेगा, दूसरा लिंकिंग पॉइंट कि उसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। अब वो अगले एडवांटेज की तरफ जा रहा है। ऑल्सो डूइंग प्राइमरी मार्केट रिसर्च, it would provide accurate information only to backyard shoes, and it would result in backyard to perform it would result in backyard to perform well, being more competitive with its rivals in the shopping center. shopping center कहना फिर से जाहिर है एप्लीकेशन है, और वो ये बता रहा है कि प्राइमरी मार्केट रिसर्च करने की वजह से वो अपने बाकी राइवल्स के साथ ज्यादा competitive हो जाएगा, जिसकी वजह से इट वुड गेन मोर मार्केट शेयर। ये उसका दूसरा लिंकिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये उसने दो एडवांटेजेस को बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि उसने हर एडवांटेज के दो दो लिंकिंग पॉइंट्स दे दिए हैं। अच्छा, तो आपने ये याद रखना है कि 12 नंबर के सवाल के अंदर क्योंकि इवैल्यूएशन के भी नंबर होते हैं, तो आपने दो एडवांटेजेस देने हैं, उन दोनों एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि आपने, अब अगर आप पहले एडवांटेजेस दे रहे थे तो अब आपने डिसएडवांटेजेस देने हैं। इस पार्ट ऑफ द आंसर को कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट। आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। 12 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट देना बहुत जरूरी है। और आर्ग्यूमेंट जो आप देंगे ये एक बैलेंस्ड काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ये एक बैलेंस्ड काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपने दो एडवांटेजेस दिए हैं और दो एडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया है, तो आप दो ही डिसएडवांटेजेस देंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ऑन द अदर हैंड प्राइमरी मार्केट रिसर्च would be expensive method to backyard shoes to risk, and so that prices of its retailing products prices would increase, lower revenue as customers would find its rivals retailing shops close in the shopping center, share would be lower। ये पहला पॉइंट है यहाँ तक, जो ये सारा ये पहला डिसएडवांटेज है, जिसके अंदर वो ये बता रहा है कि प्राइमरी मार्केट रिसर्च एक्सपेंसिव होगी, ये नॉलेज पॉइंट है, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि कस्टमर्स जो है वो राइवल जाएंगे। शॉपिंग सेंटर का कहना, क्योंकि वो क्लोज है, सारी शॉप्स शॉपिंग सेंटर में लोकेटेड है, ये एप्लीकेशन पॉइंट है, जिसकी वजह से मार्केट शेयर लो हो जाएगा, ये फिर से लिंकिंग पॉइंट है। तो ये उसने एक डिसएडवांटेज दे दिया। इसी तरह का उसने एक और डिसएडवांटेज दे दिया, क्योंकि उसने दो एडवांटेजेस दिए थे इसीलिए वो दो डिसएडवांटेजेस दे रहा है। Also, conducting primary market research, it would take time to collect information. ये दूसरा disadvantage about the market. So that would be time wasted, and other decision making would be ineffective and lead shoes to perform ineffective to the market. यहाँ पे उसने अपने दोनों disadvantages खत्म कर दिए, यानी उसने अपने advantages भी explain कर दिया और उसने counter argument भी दे दिया। अब हम लोग conclusion की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस बच्चे की conclusion frankly थोड़ी सी weak है। कंक्लूजन के अंदर आपको हाउएवर से एक तो शुरू नहीं करना चाहिए, इनको करना चाहिए। और कंक्लूजन के अंदर, बिजनेस के अंदर 12 मार्क क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन का पर्पस ये है कि आपने ये बताना है कि सबसे पहले तो आपने कंक्लूजन लिखने से पहले ना, आपने लिख लिया, कंक्लूजन लिखने से पहले यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड गो बैक टू द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पे वापस जाना है और आपने जाके रीड करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। तो अब याद करें कि क्वेश्चन कह रहा था इवैल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च या इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट रिसर्च फॉर एग्जांपल। तो अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ड है यूजफुलनेस, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिसर्च है ये कितना यूजफुल है बिजनेस के लिए। आपने यहीं से अपनी कंक्लूजन शुरू करनी है कि in conclusion primary market research is a useful tool for backyard shoes, ठीक है, but the extent of its usefulness depends on
और फिर आपने अपने डिपेंडिंग फैक्टर्स बताने हैं कि वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी कंक्लूजन के शुरू यहां से करना है कि आपने एक स्टेटमेंट देनी है कि ये यूजफुल है भी कि नहीं है, और अगर है तो कितना यूजफुल है। और इसके अंदर अब आपने इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करनी है विद इंफॉर्मेशन जो आपने बाकी के आंसर में ना लिखी हो। फॉर एग्जाम्पल, तो बैकयार्ड शूज एक नई लाइन ऑफ शूज निकालने का सोच रहा है, तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च उसके लिए बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो बैकयार्ड शूज अब बच्चों की मार्केट में भी जाना चाह रहा है, एक नीश मार्केट को टारगेट करना चाह रहा है, तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च यूजफुल है। हाँ, अगर वो वही वाले प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो वो ऑलरेडी बेचता आया है, तो सेकेंडरी मार्केट रिसर्च से भी काम चल सकता है। हाँ, अगर वो एक कंप्लीटली न्यू बिजनेस है जो कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट रिसर्च का एक मिक्स यूज करना पड़ेगा, मिक्स के लिए उसको सेकेंडरी मार्केट रिसर्च देखनी पड़ेगी, और अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइमरी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपने इस तरह से उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताना है कि इसकी एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना 12 मार्क वाला क्वेश्चन रीड कर लिया। अब हमारा काम तो खत्म हो गया, हमने 6 मार्क वाले क्वेश्चन को आंसर करना भी सीख लिया, 9 मार्क वाले क्वेश्चन को भी, 12 मार्क वाले क्वेश्चन को भी, उनके फॉर्मेट भी सीख लिया। लेकिन इससे पहले कि हम इसको खत्म करें, हम एक और आंसर रीड करेंगे। और ये आंसर है, ये आईजीसीएसई का आंसर तो नहीं है, इसलिए हम इसके फॉर्मेट के ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे, बल्कि ये जीसीएसई का आंसर है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा आंसर है। इससे हमारी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, इसलिए हमें ये आंसर रीड कर ही लेना चाहिए। इस तरह का एक 12 मार्क आंसर भी है, वो मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे फॉर्मेट्स के बीच में। लेकिन ये खैर एक आंसर है एक 9 नंबर के सवाल का। हम ये नहीं डिस्कस करें कि ये कितने नंबर का सवाल है और क्या है, हम सिर्फ इसको एज एन आंसर रीड करें, इसका हमारे फॉर्मेट से लेना देना नहीं है। सवाल क्या है? सवाल कहता है, जोएला ब्यूटी इज कंसिडरिंग टू ऑप्शंस टू डेवलप द मार्केटिंग मिक्स ऑफ इट्स ब्यूटी प्रोडक्ट लाइन। ऑप्शन इज प्रमोशन ऑफ द ब्रांड, ऑप्शन टू रिड्यूस प्राइसेस टू compete विद राइवल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जोएला ब्यूटी जाहिर है एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, मेकअप बनाता होगा या इस तरह की कोई चीज बनाता होगा। तो वो अपना मार्केटिंग मिक्स डेवलप करने के लिए या तो प्रमोशन इंक्रीज करने का सोच रहा है या प्राइसेस कम करने का सोच रहा है, उसको कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए, ये सवाल है। इसका आंसर हम देखेंगे कि ये स्टूडेंट ने किस तरह से इस खूबसूरती के साथ दिया है। अच्छा, तो जी रेस्पॉन्स कहता है, जोएला ब्यूटी शुड चूज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या थी? प्रमोशन इंक्रीज करना। I think that increasing the level of promotion will be most effective given that the type of market segment। अब यहाँ पे याद रखें, एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ जोएला ब्यूटी कहते चले जाना नहीं होता। एप्लीकेशन का मतलब हमने सीखा था होता है कि अपने माइंड में सोचें कि बिजनेस की मार्केट क्या है, बिजनेस किसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। मेकअप किसके कौन सा एज ग्रुप लगाएगा, 70 से 80 साल वाले लोग लगाएंगे या 20 से 30 साल वाले लोग लगाएंगे, ठीक है। तो given that the type of market segment for Zoella's product is mainly younger girls or teenagers, यहाँ पे उसने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है, एप्लीकेशन की है, एंड दोज इंटरेस्टेड इन फैशन, ये भी एप्लीकेशन है। These segments are likely to use social media and websites such as YouTube। ये तो बेहतरीन एप्लीकेशन है, क्योंकि उसने इस एप्लीकेशन को कि आपकी यंग गर्ल्स आपकी टारगेट मार्केट है, इसको लिंक किया है इस प्रमोशन के एस्पेक्ट के साथ कि आपको प्रमोशन इंक्रीज करनी चाहिए क्योंकि जो यंग गर्ल्स हैं दे आर गोइंग टू वॉच यूट्यूब, ठीक है। ब्यूटी ऑपरेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज परफ्यूम एंड लिपस्टिक्स, फिर से एप्लीकेशन है, ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स विल बी वाइडली सीन बाय द टारगेट ऑडियंस। अब ये पॉइंट तो हमें ऑलरेडी समझ आ गया था कि यार ये कह रहा है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो सोच करती है तो हमें प्रमोशन करनी चाहिए, तो उसको ये लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आप पेपर आंसर करते हुए ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि एग्जामिनर को कुछ समझ नहीं आ रही है, आपने उसको एक एक इम्पैक्ट समझाना होता है कि ठीक है, आपने आपकी टारगेट मार्केट यंग गर्ल्स है जो कि सोशल मीडिया यूज करेंगी, जिसकी वजह से आपको सोशल करना चाहिए, क्योंकि वो उसको खोल के देखेंगी, जिसकी वजह से आपकी टारगेट ऑडियंस इंक्रीज होगी। आपको ये सब कुछ पूरी कहानी सुनानी पड़ती है अलिफ से लेकर ये तक। दिस इज टू इंक्रीज सेल्स, ये इसी का ही लिंकिंग पॉइंट है। स्पेशली एज प्रमोशन यूजिंग सोशल मीडिया विल प्रोबेबली बी शेयर्ड एंड सीन बाय इवन मोर टीनेज गर्ल्स। अब वो बता रहा है कि उसको आगे और ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगी। फॉर जोएला ब्यूटी दिस विल लीड टू हायर रेवेन्यू एंड पोटेंशियली हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। मैं इसका सेकंड पैराग्राफ नहीं रीड करूंगा क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि 9 नंबर के सवाल में तो हम ये चीजें करते नहीं होते। इसकी एंडिंग रीड करेंगे। ऑप्शन 1 इज बेटर बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ कस्टमर्स। Young fashion conscious girls will want to have the latest thing irrespective
वो उसकी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में उसने बताया है कि दिस इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपकी जो यंग गर्ल्स है, जो फैशन कॉन्शियस गर्ल्स है, they want to have the latest trend whatever is going on in the market, as promotion using social media is likely to be less costly than other methods. The impact on Zoala Beauty will be greater than reducing the price. उसने फिर कह दिया कि this is better than the other option. सही है। तो ये जो है ये एक ऐसा आंसर था जिसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से इस आंसर के अंदर 9 out of 9 भी मिले। तो यही हमने डिस्कस करना था। तो इन शॉर्ट एक दफा हम दोबारा से देख लेते हैं कि 6 मार्क और 9 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर नॉलेज के पॉइंट्स नहीं होते हैं। हम लोग दो एडवांटेजेस दे रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर हम कंक्लूजन नहीं दे रहे होते हैं। 9 नंबर वाले सवाल के अंदर हम एक छोटी सी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और कोई ऐसी बात उसमें कर रहे होते हैं जो कि बाकी के आंसर में ना हो। और 12 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर तो हम हर चीज कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे होते। नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और हमारा जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना हम लेवल 3 का टॉप पे स्कोर नहीं कर सकते। तो यही था सर। Thank you, Dian. It was an awesome discussion. Repeating again, Dian was the best possible student जिससे हम ये discussion कर सकते हैं because he has recently scored a distinction in IGCSE Business, PHC and Excel Business. तो बहुत ही शानदार ये डिस्कशन रही और even I learned a lot of things. Thank you, Dian. हम इसको YouTube पे डालते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी इससे बहुत सारा फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।